डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी न्यूज़ राउंड अप। आज की एपिसोड में शामिल है ड्रोन के इस्तेमाल से बदलते आर्टिलरी टैक्टिक्स, जबकि दूसरी न्यूज़ में शामिल होगा मौसम के मिलिट्री ऑपरेशंस पर असरात और अमेरिका की अपनी फ़ौज के मौसमियाती इंफॉर्मेशन के सेटअप को अपग्रेड करने की कोशिश। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, आर्टिलरी या तोपखाना किसी भी रवायती जंग या ग्राउंड ऑपरेशन में अहम होता है। इसकी मदद से आप किसी भी दुश्मन फौज को 25 से 50 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकते हैं, जबकि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन जंग इसकी एक वाज़ह मिसाल है। ड्रोन के ज़रिए आप दुश्मन के टारगेट्स को लोकेट कर सकते हैं, आईएसआर यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस जैसे मिशन परफॉर्म कर सकते हैं, दुश्मन के टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। जबकि ड्रोन वॉरफेयर में कामाकाजी मिशन यानी लॉइटरिंग एमिनेशन का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें ड्रोन खुद टारगेट से जाकर टकरा जाता है। अगर हम आर्टिलरी की बात करें तो आर्टिलरी को किंग ऑफ बैटल कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स की आर्टिलरी यूज़ होती है वॉरफेयर में, और आजकल आर्टिलरी रॉकेट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हाईमार्स इसकी एक एग्जांपल है, हाई मोबिलिटी रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम, जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया है। इसकी रेंज 200 से 400 किलोमीटर है। आर्टिलरी के साथ साथ टैंक वॉरफेयर भी अहम है, और इसमें अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राहम टैंक्स फराहम किए हैं। वेरियस डिफरेंट टाइप की आर्टिलरी में टोड आर्टिलरी यानी किसी भी मूवेबल ट्रक या कैरियर के साथ कनेक्ट करके आर्टिलरी को मूव करवाना, या सेल्फ प्रोपेल्ड होवाइट्जर जो कि खुद ही मूव कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। टैंक और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में अगर हम फ़र्क देखने की कोशिश करें तो टैंक का स्मॉल टर्रेट होता है, जबकि इसका हल या फॉरवर्ड जो प्रोटेक्शन एरिया होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में टर्रेट आमतौर पे बहुत बड़ा होता है, जबकि इसके साथ इसका हल निस्बतन कम कम मजबूत, मगर इसकी गन या आर्मर बहुत बड़ा होता है। मूवेबल एसेट्स में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर हम ड्रोन वॉरफेयर की बात करें तो ईरान ने रशिया को शाहिद 136 कामाकाजी ड्रोन फराम किए हैं, जो कि बैटलफील्ड पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहे हैं। अब इन ड्रोन्स को तबाह करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अगरचे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स अभी फुली ऑपरेशनल तो नहीं हुए हैं, मगर इसके ज़रिए पावरफुल लेज़र बीम के ज़रिए ड्रोन्स को मार गिराया जाता है। ड्रोन्स को शूट करने के लिए जेट्स का यूज़ भी किया जा सकता है, मगर यूक्रेन रशियन वॉर में ये पता चला है कि अगर ड्रोन को गिराने के लिए यूक्रेनियन जेट्स सामने आते हैं तो रशियन उनको गिरा सकते हैं। इसके अलावा शोल्डर माउंटेड सैम्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, मगर वो हाई अल्टीट्यूड ड्रोन हेल वगैरह को गिरा नहीं सकते। जबकि सैम बैटरी का इस्तेमाल कॉस्टली होता है, क्योंकि मिसाइल की जो अपनी प्राइस होती है वो ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा होती है। व्यूअर्स, आर्टिलरी को काउंटर करने के लिए ड्रोन के अलावा डिफरेंट किस्म के रडार सेटअप यूज़ होते हैं, जो कि वेपन लोकेशन रडार कहलवाते हैं, और इनके ज़रिए आप प्रोजेक्टाइल को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आर्टिलरी, खासकर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी वगैरह ऐसी हैं जो शूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, यानी एक जगह से फायर करके दूसरी जगह पर चली जाती हैं। अगर आप वेपन लोकेशन रडार का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट क्रिएट करता है, और आने वाले प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, एंगल, स्पीड के ज़रिए फायरिंग लोकेशन को फाइंड कर लेता है, और इस तरह फिर अपने जो एसेट्स होते हैं उनके लिए फायरिंग रडार कंट्रोल का काम करके टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। लिहाजा आर्टिलरी वॉरफेयर बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है, जिसमें ना सिर्फ आपने टारगेट को हिट करना होता है, बल्कि आर्टिलरी एसेट्स को बचाना भी होता है, चाहे वो शूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या फिर हाइमार्स के नॉन बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री शेल फायर करके शेल की ट्रेजेक्ट्री को सेव करना मकसद होता है। इसके अलावा काउंटर मेजर्स के ज़रिए ड्रोन को गिराना भी एक हदफ हो सकता है। व्यूअर्स, अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो आजकल के मॉडर्न ड्रोन्स बहुत सारा इक्विपमेंट यूज़ करके आईएसआर के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इसके ज़रिए ड्रोन टारगेट को लोकेट करता है, और आर्टिलरी कमांडर उनके ज़रिए टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकते हैं। अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग
एंड रिकॉनेसेंस सिस्टम का इस्तेमाल है, जिसमें ड्रोन थर्मल या इंफ्रारेड इमेजिंग का इस्तेमाल कर सकता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है, लेज़र रेंज फाइंडर या लेज़र डिस्टेंस डिटेक्टर का इस्तेमाल करता है, हाई रेजोल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल करता है। उसके अलावा टू वे कम्युनिकेशन डाटा लिंक के ज़रिए जो भी टारगेट ट्रैक होता है उसकी सिग्नल्स को ग्राउंड रिसीविंग रडार की तरफ सेंड कर सकता है, जीपीएस गाइडेंस का इस्तेमाल करता है, ट्रेन मैचिंग सेंसर का इस्तेमाल करता है और इवन टर्मिनल स्टेज पे टारगेट रिकग्निशन को भी यूज़ करता है। इसके ज़रिए आर्टिलरी कमांडर्स को इवन दुश्मन के मूवेबल टारगेट्स का पता चल जाता है, जिसको वो फिर निशाना बना सकते हैं, और ये आजकल स्पेशली यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिलरी टैक्टिक्स को इम्प्रूव करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। व्यूअर्स, मौसम की इंफॉर्मेशन किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत अहम होती है। कहा जाता है जो मिलिट्री कमांडर मौसम से आगाह होता है वो कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन करता है। अमेरिकी फौज के कमांडर ने अपने एक हालिया जायजे में मौसमियाती इंफॉर्मेशन की अहमियत पर दोबारा से जोर दिया है। याद रहे कि अमेरिका ने अपना डिफेंस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम 1962 में शुरू किया था, मगर फ़ौज के हालिया जायजे के मुताबिक ये प्रोग्राम मॉडर्न वॉरफेयर की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है, जिसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मौसमियाती इंफॉर्मेशन का अंदाज़ा अमेरिका को अप्रैल 1980 में किए गए ऑपरेशन ईगल क्लॉ में महसूस हुआ था, जब ईरान के अंदर अपने हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किया था, मगर मौसम की यकलक तब्दीली की वजह से वो ऑपरेशन नाकाम हो गया था। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकन स्पेस कमांडर के मुताबिक इराक जंग के दौरान इराकी आर्मी की पोजीशन को सहरा के तूफानों के दौरान भी ट्रेस करके निशाना बनाया जाता रहा है। अगर हम यूएस के सैटेलाइट बेस्ड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम की बात करें या डिफेंस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम की बात करें, तो इसमें इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स और सिस्टम्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड बेस्ड वेदर सैटेलाइट जो कि ईडब्ल्यूएस कहलवाती है, जबकि वेदर सैटेलाइट फॉलोड ऑन माइक्रोवेव डब्ल्यूएसएफएम कहलवाता है। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड वेदर रडार और सेंसर अहम है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि समुंदर के पानी और हवा में नमी के मुतालिक जायजा देती है, वो भी डिफेंस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम में असिस्ट करती है। जबकि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेदर सिस्टम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स अगले चंद सालों में ऑपरेशनल होने जा रही हैं। अमेरिका के ईडब्ल्यूएस यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेदर सैटेलाइट सिस्टम की लास्ट सैटेलाइट 2014 में भेजी गई थी, और इसी तरह नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग एनवायरमेंटल सैटेलाइट 2010 में कैंसिल हो गई थी, और डिफेंस वेदर सैटेलाइट सिस्टम 2014 में कैंसिल कर दिया गया था। अमेरिकी फ़ौज ने अपनी वेदर रिक्वायरमेंट्स या वेदर इंटेलिजेंस के लिए कई तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर की है, जिसमें क्लाउड करेक्टराइजेशन, थिएटर की वेदर इमेजरी, ओशन सरफेस पे वेक्टर विंड्स, आयोनोस्फेरिक डेंसिटी, स्नो डेप्थ, उसके अलावा सॉइल मॉइस्चर, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी, सी आइस करेक्टराइजेशन, अरोरल करेक्टराइजेशन, एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल करेक्टराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड करेक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट को शो किया है, जो कि नोआ, डब्ल्यूएसएफएम और ईडब्ल्यूएस सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के ज़रिए हासिल की जाएगी। इस हवाले से अमेरिकन फ़ौज के एक नुमाइंदे ने नाम न बताने की शर्त पर डिफेंस मैगजीन को आगाह किया कि अमेरिकन फ़ौज की वेदर इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए आने वाले दिनों में मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस दी जाएगी, लेकिन बजट की कंस्ट्रेंट्स की वजह से अमेरिकन मिलिट्री वेदर ऑपरेशन की कंस्ट्रेंट को फील कर रही है। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।